स्टार्ट। यहाँ से हमको पढ़ना था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से। अब तो इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट किए थे। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद टॉपिक था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर। मैनेजर को सब कुछ पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट से कैसे डील करना है, नो हाउ होनी चाहिए उसको। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो मैनेजर को पता होना चाहिए। इसमें सारे लॉज आ गए, गवर्नमेंट की एजेंसीज आ गई, ग्रुप्स आ गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल को और बिजनेस फर्म्स। ठीक है, ये सब चीजें आ गई। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है बिजनेस एक्टिविटीज में? परमिशन टू फॉर्म। सबसे पहले गवर्नमेंट ही परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। रजिस्टर करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। ठीक है, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। फंक्शन ऑफ इज रजिस्ट्रेशन यूजुअली टू डिफाइन द फंक्शनल लाइबिलिटी ऑफ इट्स ओनर। कि गवर्नमेंट को, सरकार को पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं कर रहा कोई, इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इट अलाउज गवर्नमेंट टू मॉनिटर कंपनीज टू एग्जीक्यूट देयर दी अदर फंक्शंस। ठीक है, मॉनिटर करती है गवर्नमेंट, सब कुछ चेक करती है कि कभी कहीं कोई इलीगल बिजनेस ना करे। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होता है फिर। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जैसे मर्जर हो गया, और सिंपल वारंटी और सप्लाईज परचेज। ठीक है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है कि ये आपको करने पड़ेंगे। तीसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें? कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे बिजनेस से, कि बिजनेस उसको कुछ गलत चीज ना बेचे, कोई गलत प्रोडक्ट ना बेचे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है प्रॉपर एक, जहां पे कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, उसमें जाके उसके फॉरम होते हैं, उसमें अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है उस प्रोडक्ट से। व्हेन अ वेंडर फेल्स टू ऑनर द गारंटी, परचेजर हैज रिकोर्स इन द लॉ। ठीक है, वो लॉ से हेल्प मांग सकता है कि मुझे कंपनसेट करो या मुझे ये प्रॉब्लम है तो उसका रेजोल्यूशन चाहिए। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं एजेंसी वर्क करती है अंडर द राइट ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए अननेसेसरी। अगर ओवर टाइम वो कर रहे हैं तो ओवर टाइम का पेमेंट किया जाए, उनको पे दिया जाए प्रॉपर। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी कोशिश करती है सरकार। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इंडस्ट्री में? कि प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट को भी। ऐसा कोई बिजनेस ना खोले, कोई ऑपरेट ना करे जो बहुत ज्यादा हार्म कर रहा हो एनवायरमेंट को। तो ये सब भी सरकार देखती है। वेदर द गवर्नमेंट इज इफेक्टिव इन दिस रोल, उस वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है कि क्या गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट रूल ला पाई है अभी तक। कोई भी जैसे केमिकल इंडस्ट्री है तो वो अपना वेस्टेज पूरा रिवर्स में डाल देते हैं, वो अपना वेस्ट मटेरियल पूरा रिवर्स में डायरेक्ट डाल देते हैं। तो गवर्नमेंट का किस पे कितना कंट्रोल है, क्या है वो, इतना नहीं है। मतलब वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश पूरी करती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, कोशिश जारी है। लीगल इन्वायरमेंट आता है फिर। हैज मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज। ठीक है, विच आर फ्रेम टू रेगुलेट द बिजनेस। लॉ आर फॉर्मुलेटेड टू स्मूदन द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ। ठीक है, जिससे कि स्मूथली बिजनेस रन करे, इसलिए लॉज रूल रेगुलेशन होते हैं जो सभी फर्म्स को, सभी बिजनेस को फॉलो करने हैं। ये नहीं कि एक दो बिजनेस ने फॉलो कर लिए बस। तो इसमें क्या है, बिजनेस कैन बी स्टार्टेड ऑपरेटेड विद द फ्रेमवर्क ऑफ लीगल सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते कोई भी। एवरी नेशन हैज इट्स ओन। अब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल होते हैं, कुछ चीजें कहीं लीगल है, कुछ चीजें कहीं लीगल नहीं होती हैं। तो वो कंट्री टू कंट्री अलग होता है। सैलमन ने बोला कि लीगल एनवायरमेंट में बी डिफाइंड एज प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे जस्टिस हो पाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इन इंडिया लीगल एनवायरमेंट स्टडीड आफ्टर एनालाइजिंग द प्री एंड पोस्ट पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो प्री इंडिपेंडेंस वाले हैं, बहुत सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले हैं। तो वो अलग अलग लॉज हैं, अभी भी प्रिवेल्ड हैं। तो करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे नहीं, फास्टली मार्चिंग कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी इंडिया। ठीक है, जिसे आपको पता ही होगा। अब आता है कंज्यूमरिज्म। इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, न्यू टॉपिक। डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स और गवर्नमेंट टू हेल्प प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसमें ये बताते हैं।
टू दैट इन्फ्रिंज कंज्यूमर राइट टू फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि वो फेयर अच्छे से बिजनेस प्रैक्टिस करे, कोई इलीगल चीज ना करे, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना करे। एम्फेसिस किस पे करता है? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल्सो सीक इन्फोर्स लॉज अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इसमें पनिशमेंट है, जेल है, जो भी इसमें होगा वो है। और ट्रूथफुल प्रोडक्ट गारंटी दे, ये नहीं कि बोला है 1 साल की गारंटी और रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ये सब चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होता है। अरे मेरा क्या हो गया इसको, मेरा पेन कभी कभी थोड़ा अजीब बिहेव करता है, आज कर रहा है। ठीक है, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। रियल बेनिफिट क्या होता है कंज्यूमरिज्म का? कि टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। जब when citizen buy goods and services in excess of their need, they consume more and create a cycle of demand। ठीक है, जब लोग अपनी जरूरत से ज्यादा गुड्स खरीदते हैं तो एक साइकिल क्रिएट करते हैं जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अच्छा है फॉर द इकोनॉमी। क्रिएट्स बूम इन द कंज्यूमर एंड गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, इससे गुड्स एंड सर्विस जो इंडस्ट्री उसमें बूम आता है, मतलब डेवलप होती है वो इंडस्ट्री। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है लोगों का। ठीक है, डिमांड जितनी बढ़ेगी उतनी इम्प्रूवमेंट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी में और कंपटीशन में रहने के लिए, क्योंकि क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के बहुत सारे, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वो है, बहुत सारा लोग उस एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को, एक टाइप के प्रोडक्ट को, तो उससे कंपटीशन आ गया मार्केट में। तो हर बिजनेस यही चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है, और कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, अब नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं इसके। बोल रहे हैं ओवर कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू ओबेसिटी विच इन टर्न लीड्स टू फर्दर कल्चर। ये सोशल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज इतनी लिमिट में, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, जैसा बोलते हैं ना अपने आपके पेरेंट्स, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। तो ये है कि अगर ओवर कंज्यूम कर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। कंज्यूमरिज्म इज डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट। जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतना उनका वेस्ट मटेरियल निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा, जंगलों में जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना ज्यादा प्लास्टिक बनेगा उतना ज्यादा प्लास्टिक फिर खराब भी हो जाएगा, क्योंकि वो रिसाइकलेबल नहीं हो, अगर है तो फिर वो तो इफेक्ट करेगा एनवायरमेंट को। एज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, वी नीड टू प्रोड्यूस। जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और कंज्यूमरिज्म वाले कॉन्सेप्ट में वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो बन चुकी है। ओशंस वगैरह धीरे धीरे सब फिल हो रहे हैं वेस्ट से। ठीक है, कंज्यूमिंग रिसोर्सेज एट एन अनसस्टेनेबल रेट इज कॉजिंग मास इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि बहुत इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सोशल प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें होती है इसको। ह्यूज राइज इन रिसोर्सेज कंजप्शन हैज लेड टू एन एवर वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये तो बहुत सारे देशों में है, हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम है। रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर डे बाय डे। ठीक है, बिकॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का तो ये वाली प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये एक्ट कब आया। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, बोल दिया ये एक्ट बताओ, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कंज्यूमर किस पर डिपेंड है? हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस चल रहे हैं टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी है, मतलब कोई भी अपना बिजनेस ओपन कर सकता है, कोई भी अपना बिजनेस बंद भी कर सकता है। कंज्यूमर इज सेट टू बी सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? कि फ्री टू बाय परचेज वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू परचेज। ठीक है, एंड व्हाट कस्टमर वांट्स, तो इसके हिसाब से बिजनेस चलते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे क्या प्रोड्यूस करना है जो कस्टमर को चाहिए। पर रियलिटी में क्या होता है? कस्टमर इज एट दी एंड मर्सी। कभी कभी वो हो जाता है कि कंज्यूमर मर्सी पे चला जाता है बिजनेस की, ये भी हो जाता है। तो ऑफन तो फिर वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, बिजनेस पर्सन उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अडल्ट्रेशन, शॉर्ट वे करके, ओवर चार्ज करके, अनफेयर प्रैक्टिस करके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारे एक्ट बनाए हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, इन केस ऑफ कोई आपको गलत प्रोडक्ट बेच रहा है,
तो आप इन सारे एक्ट के अंदर अपना जस्टिस मांग सकते हैं, मतलब कोर्ट, मतलब फाइल कर सकते हैं, ठीक है, सू कर सकते हैं उस कंपनी को, जो भी कंपनी ने आपके साथ गलत, जैसे अगर मार्केटिंग, जैसे एक ने फेयर एंड लवली, पहले उसको फेयर एंड लवली बोलते थे, तो इसमें वो क्या करते थे कि फेयर बना देंगे लड़की को, क्या कभी फेयर कोई होता है कोई क्रीम लगा के? नहीं, फिर उसको नाम ग्लो एंड लवली कर दिया, क्योंकि फेयर एंड लवली में किसी ने उस पे केस लगाया था कि फेयर नहीं हो रहा कोई उसको लगा के, ठीक है, तो उसने अपना कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ गया था, उसने ग्लो कर दिया फेयर की जगह, क्योंकि ये रेसिज्म को प्रमोट कर रहा था फेयर एंड लवली। तो इंडिया में रेसिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एज यू ऑल नो ऑलरेडी, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, इरेज नहीं हो रहा है तो मुझे अंडू करना पड़ रहा है अब, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉज कौन से हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग लॉ 1937, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट 1952, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी, ये कुछ आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ट्रेड मार्क एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग मेंटेनेंस 1980, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये सारे लॉज आ रहे हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, हाँ, इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज कंज्यूमर रिमेन एक्सप्लॉइट, क्योंकि कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कभी कभी, कई बार तो उनको ये नहीं पता कि कौन से एक्ट में कौन सा चीज कवर होती है। देयरफॉर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेके आई। मेन एम क्या था इसका? इमोरल बिजनेस प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए। कंपनी अगर आपके साथ कुछ गलत कर रही है, मोनोपोलिस्टिक कर रही है, चीजें कर रही है, कि मतलब कंपनी अगर मोनोपोलिस्टिक हो गई, इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मतलब वो एक ही बायर है उस पर्टिकुलर गुड्स को बेचने वाला, तो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर देता है, फिर जित बढ़ाता ही रहता है, प्राइस को बढ़ाता ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास ही आएंगे कंज्यूमर सारे, तो ये गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचता है, तो गेट्स बेनिफिट्स ऑफ हिज मोनोपोली बाय इलीगल वेज। तो ये लॉ बहुत हेल्पफुल है उन कस्टमर के लिए जिनके साथ चीटिंग हो रही है या फिर मार्केट फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वो कस्टमर इस लॉ के अंदर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। मेन फीचर देख लो, ये याद होने चाहिए आपको, एग्जाम ओरिएंटेड है ये याद होने चाहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग आ सकता है ये एग्जाम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है? इंटेंट टू प्रोटेक्ट लार्ज बॉडी ऑफ कंज्यूमर, मेन फीचर है ये इसका, ठीक है। इसमें क्या है? कंज्यूमर हैव राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग, कि इस एक्ट में कौन सी धारा लगने वाली है, ठीक है, उसमें कितना कंपनसेशन मिलेगा, कितना, क्या चीजें होंगी इसमें, क्या क्या हम वो कर सकते हैं, कंप्लेंट क्या क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, प्राइस कितनी चल रही है, मतलब कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वो गुड्स जो भी खरीद रहा है, कोई पेन खरीद रही हूँ मैं, तो उसकी मार्केट में रेट कितना चल रहा है, बेचने वाला मुझे अंट रेट में वो पेन नहीं बेच सकता। अगर उस पेन का मार्केट रेट 20 रुपए चल रहा है, तो वो मुझे 40 रुपए 50 रुपए में नहीं बेच सकता वही सेम पेन, मतलब वो मेरे साथ एक्सप्लॉइट कर रहा है वो कंज्यूमर को। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी और भी चीजें, ये तो 40-50 रुपए वाली बात हो गई, चलो कोई और बहुत बड़ा अमाउंट से कोई अगर आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो फिर वो और भी मेजर इशू हो जाता है। अभी क्या बोलते हैं, इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के। जो 1986 वाला एक्ट है वो जेएनके में एप्लीकेबल नहीं था, जो अमेंड हुआ है वो फिर उसमें भी एप्लीकेबल है, आगे पढ़ेंगे उसको, क्योंकि पहले होता था ना कि जेएनके को अलग माना जाता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हर एक एक्ट की लाइन, फर्स्ट लाइन में यही लिखते थे, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएनके। तो अब ये नहीं होता, अब ये लिखते हैं कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के, ठीक है, आफ्टर द अमेंडमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्स ऑल द सेक्टर वेदर प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव। इसमें क्या है? कंज्यूमर हैज पावर टू सू इन डिस्ट्रिक्ट फॉरम एंड रिपोर्ट, अपनी कंप्लेंट करो और उन पे केस फाइल कर दो। सू मतलब केस फाइल करना, कि क्या क्या चीटिंग हो रही है आपके साथ, किस तरीके की रेमेडी आपको इसमें जरूरत है, ठीक है, वो सब। इसका ऑब्जेक्टिव है बेटर प्रोटेक्शन का कंज्यूमर को देना, और इसमें सिंपल स्पीडी वो होना चाहिए रिड्रेसल, ये नहीं कि 10-10 साल तक केस चल रहा है,
वो नहीं होना चाहिए, स्पीड में केस चलना होना चाहिए, ये इसके फीचर है इस एक्ट के। तभी तो कंज्यूमर को थोड़ा वो मिलेगा कि हाँ मैंने कंप्लेंट किया, मेरी कंप्लेंट सुनी गई और मुझे रिड्रेसल भी टाइम पे मिल गया। और इनएक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी फीस वीस लग रही है, वो सब चीजें। मेन अथॉरिटीज कौन सी आती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इसमें होते हैं। इसमें सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 4 से 6 के अंदर है। प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द स्पेसिफिक राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। सेक्शन 4 के अंदर क्या आता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, रेफर टू एज सेंट्रल काउंसिल। द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ये कुछ कुछ मेंबर इसमें होते हैं। इसमें क्या है? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कौन होता है? चेयरमैन होता है, जो चेयरमैन होता है, ठीक है। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल 3 सेंट्रल काउंसिल कितने मेंबर की होनी चाहिए? 150 मेंबर्स की होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या आता है नेक्स्ट? प्रोसीजर फॉर मीटिंग सेक्शन 5 में आता है कि मीटिंग कब कब रखते हैं। सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, बट एटलीस्ट वन मीटिंग जरूरी है, एक साल में एक मीटिंग होना जरूरी है। सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, जब चेयरमैन को ठीक लगे तब, क्योंकि हर चीज इसमें एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ओनली। तो अंडरस्टूड माय पॉइंट। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? सेक्शन 6 में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ, जैसे कि कोई केमिकल हो गए, कोई भी ऐसे गुड्स हो गए जो, जैसे वो होता है ना, फायर क्रैकर्स वगैरह, वो भी हजार्डियस होते हैं, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ, उसमें जो पीछे जो होता है ना, गुड्स के पीछे जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है, इसमें सब लिखी होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी है, प्योरिटी कितनी है, स्टैंडर्ड कितना है, प्राइस सही होनी चाहिए, ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। राइट टू बी अश्योर्ड कि वेन एवर पॉसिबल एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर जरूरी है, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि प्राइस कम करेंगे, होनी चाहिए तो प्राइस कम भी होगी प्रोडक्ट की। राइट टू बी हर्ड एंड अश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन, ठीक है। फॉर्म अगर आप भरोगे, उसमें जाओगे, कंप्लेंट करोगे, तो कंज्यूमर की बात सुनी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू सीक रेड्रेसल अंडर अनफेयर प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। उनका अधिकार है कि वो अपना राइट ले सकते हैं। कंज्यूमर को एजुकेशन करने का भी राइट है। अब स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये ठीक है, स्टेट की अलग होती है, इसमें सेक्शन 7 में एस्टेब्लिशमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश कर सकती है अपनी, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसको स्टेट काउंसिल बोलते हैं। इसमें मेंबर कौन से होते हैं? एक चेयरमैन होता है, फिर से मिनिस्टर इंचार्ज जो भी होता है स्टेट का वो। इसमें ऑफिशियल भी होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं, जो इसमें बोथ मिक्स होते हैं। इसमें जो है सच में नंबर ऑफ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट। प्रोसीजर फॉर मीटिंग वही, जब जरूरत हो, नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स, हर साल 2 मीटिंग करनी है। उसमें क्या था, हर साल 1 मीटिंग करनी है सेंट्रल में। स्टेट शैल मीट सच, वो चेयरमैन डिसाइड करेगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट ले रही हूँ, बाकी आई विल प्रोवाइड द नोट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हिंदी में भी आपको चाहिए ये नोट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, टॉप कॉमर्स क्लासेस ही उसका नाम है, और मैं कमेंट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल को, तो आप उसको ज्वाइन करिए, उसमें नोट्स मिल जाएंगे आप। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टैब्लिश सेक्शन 8 ए में क्या बोल रहे हैं? वही, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए ये, कि ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है किसी गुड्स में तो मुझे दिल्ली ही जाके होगा काम, वो ऐसा नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे भी एक काउंसिल मुझे मिलेगी, फिर वहां से अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो फिर मैं स्टेट पे जाऊंगी, फिर स्टेट भी अब से भी मैं नहीं हूँ सेटिस्फाइड तो फिर मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगी, सेंट्रल पे, ठीक है। ये होता है उसका प्रोसीजर।
मेंबर इसमें क्या होते हैं, चेयरमैन होता है अगेन इसमें। सच मेंबर कौन, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है इसमें। प्रोसीजर ऑफ मीटिंग वही, नोट लेस देन, इसमें 2 मीटिंग होनी चाहिए एवरी ईयर, और चेयरमैन डिसाइड करेगा कि कब मीटिंग होगी। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक कि सेंटर में, सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एक मीटिंग होगी एक साल में, और स्टेट में 2 मीटिंग होगी, और डिस्ट्रिक्ट में भी 2 मीटिंग होगी। ये डिसाइड कौन करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा कब मीटिंग करनी है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या आता है, सेक्शन 10A में, पर्सन हु हैज और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, वो इसका प्रेसिडेंट होता है। जज ही, डिस्ट्रिक्ट जज इसका प्रेसिडेंट होता है। अदर 2 मेंबर्स कौन, इसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, मैंडेटरीली। और इसमें बी नॉट लेस देन 35 years ऑफ एज, वही ठीक है। तो इसका जनरल प्रोसीजर एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पर्सन विथ एबिलिटी होने चाहिए, डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। अब इसके जो बैकग्राउंड है उसका, पढ़ाई का, इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये सब होना चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करने वाला होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। स्टेट फॉरम में क्या आता है, एस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ही उसको एस्टेब्लिश करती है। कंसिस्ट ऑफ वही पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड द स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट होगा। 2 अदर मेंबर, जिसमें एक वुमेन होगी। वही चीज थोड़ी रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्लेम कितना होगा, 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक क्लेम होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो डेटा है ये चेंज हुआ है, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगी, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुराना एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसका डेटा है, पर मैं आपको चेक करके जो लेटेस्ट दिसंबर में आने वाले हैं, दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वाला डेटा मैं या तो वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी, या फिर मैं किसी ना किसी शॉर्ट में, शॉर्ट्स बना के, रील बना के, शॉर्ट वीडियोस बना के आपको कर दूंगी शेयर, ये डेटा जो है लेटेस्ट वाला, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं। 25 लाख से लेकर 1 करोड़ का स्टेट में क्लेम होता है। इसमें एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर स्टेट्स कैन बी फाइल्ड बिफोर नेशनल कमीशन। अब स्टेट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल कमीशन में कब जाओगे, 30 दिन के अंदर। ये डेटा सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि चेंज होगा, पर कोई नहीं, वो वाला सही है। नीचे वाली जो लाइन है कि अगर स्टेट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल पे कब तक आप अप्लाई करोगे, 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। फिर नेशनल फोरम में आता है, ठीक है। अगेन इसमें कोई जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, जो प्रेसिडेंट होगा। अदर मेंबर में वुमेन कंपलसरी है, एक होनी चाहिए। एबिलिटी, इंटेग्रिटी, स्टैंडिंग, ये सब होना चाहिए। लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इसको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें 1 करोड़ से लेके ऊपर का भी जो भी है, ये भी मैं आपको लेटेस्ट वाला प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, लेटेस्ट वाला डेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया यहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला एक्ट सारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी सारी चीजें सही सेम ही है, बस ये थोड़ा चेंज हुआ था, जो ये है ना क्लेम वाला, वो चेंज हुआ था। बाकी सब चीजें सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, 1999। इसको फेमा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि फेमा एक्ट कब आया था, फेरा एक्ट कब आया था, ये कई बार आ चुका है। कभी कभी ये लोग खाली ईयर दे देते हैं कि ईयर बता दो, कभी ये पूरी डेट दे देते हैं, ठीक है, और आपको कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो आपको फुल डेट विद ईयर याद होना चाहिए फेमा का और फेरा का। तो फेमा कब आया था, फर्स्ट जून 2000 में आया था। 1 जून, मेरा ये इरेजर ही काम नहीं कर रहा आज, वेरी गुड। 1 जून 2000 में फेमा आया था, और उसको रिप्लेस कर दिया फेरा ने, कब, 1973 में, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो, अलग से एक अपनी एक छोटी सी थिन थिन पतली सी कॉपी बना सकते हो, जिसमें सारे एक्ट लिख दिए, कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो वो लिख दी, ठीक है, अदर देन द नोट्स, आई एम सेइंग दिस कॉपी विल हेल्प यू अलॉट। जब एग्जाम आए एक्चुअली होंगे तो उसके पहले ये कॉपी को रिवाइज करोगे तो एक बार में सब रिवाइज हो जाएंगी सारी चीजें। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट को। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट की बात करो। प्रमोट करना ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया,
एम्फेसाइज करना ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, प्रमोट करना फॉरेन ट्रेड को, ठीक है, लिबरलाइज करना फॉरेन पॉलिसी, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए कि कोई बिजनेस ना कर पाए। अब ये आया था 1973, याद रखना। इनेक्टेड कब हुआ था 1973 में, फोर्स में कब आया, 5 जनवरी 1974 में। मतलब अगर एक्ट पूछा, कभी कभी आप बोलते हैं एक्ट बताओ, एक्ट कब आया। एक्ट 1 साल पहले आता है यूजुअली, और एस्टेब्लिशमेंट 1 साल बाद होता है किसी भी चीज का। तो इसका एक्ट कब आया था, 1973 में। आई एम सॉरी। और ये इनैक्ट कब हुआ था, 5 जनवरी 1974 में। ये लिख लो कहीं पे भी, याद होना चाहिए ये, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इस चीज को, तो याद रहेगा ये। आई सॉरी, हाँ ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है ना। एक्ट कब आया था, 1973 में। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 5 जनवरी 1974 में। इट वाज अमेंडेड बाय फेरा 1993, रिप्लेस्ड बाय फेमा 2000। ठीक है। आइडिया वाज टू रेगुलेट द फॉरेन पेमेंट रेगुलेशन, करना था, ये सब चीजें करनी थी। सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। अब सोशियो कल्चर फैक्टर का क्या इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पे, वो देख लेते हैं। चेंजिंग प्रेफरेंस, अब चेंज, लोगों के प्रेफरेंस जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है, बाय टाइम टू टाइम। तो इसमें डिफरेंट स्टाइल प्रायोरिटीज के अंडर में लॉन्ग टर्म, तो उसके हिसाब से बिजनेस को भी चेंज होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। डेमोग्राफिक में क्या आ गया कि पॉपुलेशन इसमें आता है, एज की बात करते हैं। पॉपुलेशन अगर यंग पॉपुलेशन है तो उनको यंग वाली पॉपुलेशन की ज्यादा जरूरत, मतलब यंग ट्रेंड में जो चल रही है उसकी टेक्नोलॉजी हो गई, उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जो ऐसे ट्रेंडी कपड़े क्लोथ्स हैं, जो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है ट्रेंड, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे यंग पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन ओल्ड ज्यादा है तो वो ओल्ड वाली चीजें की डिमांड ज्यादा रखेंगे। इस पे डिपेंड करता है। मार्केट्स ऑफ पॉपुलर म्यूजिक फैशन में श्रिंक, वाइल मार्केट्स ऑफ लग्जरी गुड्स हेल्थ प्रोडक्ट में इंक्रीज। ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, इसमें क्या आता है, इंटरेक्शन विद द मार्केट एंड कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट आप कितना क्या कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, उस पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में अभी हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि इसमें कस्टमर आ गए, एम्प्लॉयज आ गए, ठीक है, इसमें विद इन द बिजनेस जो आ गए, कंपनी के इंटरनल डिसीजंस में मेकिंग प्रोसेस में जो होते हैं वो सब लोग। एटीट्यूड टुवर्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारी चीजें सोशियो कल्चर में चेंज में आ जाते हैं। जैसे पहले जो लड़कियां हैं उनको नहीं जॉब करने दिया जाता था, अब मेजरली बहुत बहुत बड़ा फोर्स एक लड़कियों का जॉब कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहा है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में करने की कोशिश कर रही है अब लड़कियां आगे बढ़ने की। तो ये किस में आएगा, सोशल कल्चर चेंज में आएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर, अब सीएसआर की बात करते हैं। क्या होता है ये, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा कई बार। सीएसआर क्या होता है, एक्सटेंडेड मॉडल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। पहले हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते थे, अब उसको एक्सटेंड कर दिया है, सीएसआर बना दिया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए। किसकी, कॉर्पोरेट की, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ड ऑन द फिड्यूशियरी ड्यूटीज ओन्ड बाय द ऑल द फर्म्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, कि इसमें आप जो सोसाइटी से ले रहे हो वो सोसाइटी को आपको वापस करना है बेसिकली। ये कहने का मतलब है कि जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए सोसाइटी पे, कि आप केवल बिजनेस केवल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, सोसाइटी का भी आपको सोचना है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन टू गो अबव एंड बियॉन्ड व्हाट द लॉज रिफर टू देम टू डू। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेशन की होती है कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, क्लीनर एनवायरनमेंट रखना, ये सब चीजें। जैसे जो टाटा जो कंपनी है, टाटा जो कंपनी है वो आपने सुना होगा सबसे ज्यादा सीएसआर करती है इंडिया में। ठीक है। तो उसकी इमेज बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा उसकी ब्रांड इमेज है इस चीज में। गोल्स क्या होते हैं सीएसआर के, एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लेके आना, ठीक है, कि फ्री प्राइमरी, प्राइमरी तो कम से कम फ्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए सारे बच्चों को। जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड मोरालिटी को इम्प्रूव करना, रिड्यूस करना, कि जो बच्चे छोटे कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, उनको प्रॉपर क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट नहीं मिलता उसके हिसाब से जीने के लिए। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी करना। ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब दूसरी कंट्रीज से, दूसरी इकोनॉमीज से भी ग्लोबली पार्टनरशिप करना, ताकि ग्लोबली पूरे ग्लोब की सोसाइटी को
बेटर कर सकें। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज करना, इससे इंक्रीज होती है एम्प्लॉय लॉयल्टी। जो आपके यहाँ आपके वर्कर काम कर रहे हैं उनको आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। जो कस्टमर है उनको आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा कि ये कंपनी अच्छी है, ये सीएसआर एक्टिविटीज करती है, ये फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करती है ना, ये बहुत ज्यादा गरीबों के बारे में सोचती है, ये सब चीजें। वैसे दिखाने के लिए नहीं होता है वो, करना तो पड़ चाहिए ही, लेकिन इससे अपने आप ही वो प्रमोट भी करते हैं कि देखो हमने इतने ये हॉस्पिटल बनाए, इतने ये चीज बनाई, तो कस्टमर की लॉयल्टी भी आती है, रिटेंशन भी आता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, वो लॉयल बनाता है हमारे लिए। ठीक है, कस्टमर लॉयल बनते हैं। रेप्यूटेशन इंक्रीज होती है, इमेज इंक्रीज होती है, ठीक है, बिजनेस की। रिड्यूसेस रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है, लॉ वगैरह में मतलब रेगुलेटरी ओवरसाइट में रिड्यूस होता है, मतलब कोई भी अगर केस भी हुआ है कंपनी के ऊपर तो भी वो कंपनी अपने अच्छे मतलब काम करके वो बच भी सकती है। बच एज इन की कस्टमर ट्रस्ट रहता है उस कंपनी के ऊपर ज्यादा। मेक एक्सेस टू कैपिटल एंड मार्केट, सेफ प्रोडक्ट बनाना, लाइबिलिटी कम करना, और लेस वॉलेटाइल स्टॉक वैल्यू, ठीक है, ये सब चीजें इसमें बेनिफिट होते हैं सीएसआर के। अब इंडिया में सीएसआर की क्या सिचुएशन है? फर्स्ट कंट्री, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट सीएसआर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट लेके आए थे कंपनीज एक्ट 2013 में, इफेक्टिव फ्रॉम 2014 से इफेक्टिव हो गया था ये सीएसआर अंडर सेक्शन 135(1). अगर ये सेक्शन याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, यू कांट कंप्लेन कि ये क्यों आ गया, तो आपको कोशिश करना है ये कि मैक्सिमम चीजें याद, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। बिजनेस कैन इन्वेस्ट प्रॉफिट, लाइक किस किस में आप बिजनेस देता है पैसा, इन्वेस्ट किस में करता है? एजुकेशन में, पॉवर्टी को कम करने में, जेंडर इक्वालिटी में, ये मेजर 3 चीजें हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं पर ये सब मेजर। फिर एनवायरमेंट की जो बात करें, एनवायरमेंट में भी देता है। तो सीएसआर कमिटी मैंडेटरी फॉर कंपनीज मीटिंग देयर फॉलोइंग, ठीक है। नेटवर्थ इसमें 500 करोड़ होनी चाहिए, मतलब ये कंपनीज वो है जो सीएसआर मैंडेटरीली उनको करना ही पड़ेगा। किस सिचुएशन में? नेटवर्थ उनकी 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर उनका 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग कंपनीज आर लीगली रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। इसका कैलकुलेशन होता है, इसका नेट प्रॉफिट का एवरेज किया जाता है, फिर उसका 2% निकालते हैं, फिर उसको उतना अमाउंट जो भी निकल के आता है, जो भी अमाउंट निकल के आता है उसको सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। किसमें बोल रहा है? 3 इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कि अगर मुझे 2025 का 2025 में सीएसआर फाइल करना है तो मुझे 24, 23 और 22 पिछले 3 साल का एवरेजिंग होगी, और फिर इसमें निकल के आएगा कि कितना परसेंट सीएसआर देना है, पैसा देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का, ये जो है ये फर्स्ट क्लास थी, मतलब फर्स्ट क्लास एज इन की फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट उसमें हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट का ही। काफी कंटेंट है, तो मैं कोशिश करूंगी पूरा पूरा ही मैं पढ़ाऊं, जितना हो सके उतना पूरा मैं पढ़ाऊं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके सजेशन है वो आप मुझे बताइए, एंड जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और भी आगे वीडियोस आने वाले हैं, और भी सारे जितने भी कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबके मैं बनाने वाली हूँ वीडियोस। तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब पे भी कनेक्टेड रहिए, और सब्सक्राइब करिए टॉप कॉमर्स क्लासेस को। सो थैंक यू सो मच।